उसमें अभी लास्ट जो टॉपिक आया था निकोटीन तक हमने देखा था, है ना, कि तंबाकू कैसे और कहाँ पर प्रभावित करती है। अगला है उसी के जैसे लिखेंगे कोकीन, कोकाइन, कोकाइन, कोकाइन। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि ये आपको कहाँ से प्राप्त होता है ना। तो लिखेंगे इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, यह एक प्लांट का उत्पाद है, प्लांट प्रोडक्ट है ये, और इस प्लांट का नाम है इरिथ्रोजाइलम कोका। क्या नाम है? इरिथ्रोजाइलम कोका। तो ये कोका प्लांट से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है बताओ? इरिथ्रोजाइलम कोका, इरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त होता है। वास्तव में ये जो प्लांट है ये साउथ अमेरिका का प्लांट है। लिखेंगे इट इज साउथ अमेरिका प्लांट, साउथ अमेरिकन प्लांट, साउथ अमेरिकन प्लांट है ये, साउथ अमेरिकन प्लांट। क्या नाम है? इरिथ्रोजाइलम कोका। ये क्या करता है? अपनी बॉडी में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामाइन। ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया था नीट का, है ना, कि ये कोकीन जो होता है कौन से न्यूरोट्रांसमीटर पर मोस्टली इफेक्ट करता है? तो क्या बताओगे? डोपामाइन पर। ये डोपामाइन के ट्रांसफर को रोक देता है। क्या कर देता है? लिखेंगे यह इट स्टॉप डोपामाइन ट्रांसफर, यह डोपामाइन के ट्रांसफर को रोक देता है। कोई पूछ ले डोपामाइन क्या है तो बता दोगे? क्या है डोपामाइन? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? जब हमारी नर्वस सिस्टम से मैसेज ट्रांसफर होने होते हैं तो वही बताते हैं कि मैसेज को कहाँ और कहाँ तक ले जाना है और क्या मैसेज है ना। तो ये क्या करता है? इसी के ट्रांसफर को रोक देता है। तो डोपामाइन ही रुक जाता है, ठीक है ना। इससे क्या होगा? जो नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी है उसको ये इंक्रीज करता है। लिखेंगे नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, सीएनएस की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, सीएनएस की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। सीएनएस माने हाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। इट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ सीएनएस। सीएनएस की एक्टिविटी को क्या कर देगा ये? तो ये तो बहुत अच्छे हैं भैया। किसी का नर्वस सिस्टम डल है, काम नहीं कर रहा है, एक्टिव नहीं है, तो इनको बढ़िया यही दवाइयाँ दो, कोकीन वोकीन हीरोइन खिलाओ बढ़िया कोडीन मॉर्फिन, है ना। लेकिन ये क्या है? दिक्कत है इनके साथ। क्या दिक्कत है? इनकी दिक्कत ये है कि अगर हम इनका कंटिन्यू उपयोग करते हैं तो ये हेलोसिनोजन की तरह कार्य करने लगते हैं। और हेलोसिनोजेंस क्या होते हैं? वास्तविकता से व्यक्ति को दूर ले जाते हैं। एक्टिव थोड़ा सा यूज किया, चलो बात दूसरी है। फिर आपको बताया हूं कि इनका लंबे समय तक उपयोग करने से लत भी लग जाती है, बोलो, एडिक्शन और डिपेंडेंसी आती है। इनकी बॉडी ही क्या हो जाती है? जो इसे लेता है उसकी बॉडी इसी पर डिपेंड हो जाती है ना। तो सबसे पहली बात, और इसे लगातार लेने से हेलोसिनोजेंस की तरह कार्य करने लगते हैं, अर्थात व्यक्ति को वास्तविकता से दूर ले जाते हैं। क्या वास्तविकता है वो उससे हट जाता है, कहीं और पहुंच जाता है, सपनों की दुनिया में चला जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये एक्टिव तो करते हैं लेकिन क्या कर देते हैं? हेलोसिनोजेंस की तरह कार्य करते हैं। तो लिखेंगे इसमें अगला पॉइंट बना करके, किंतु इनका ज्यादा उपयोग हेलोसिनोजन की तरह कार्य करता है। बट इफ यूज इन एक्सेस, अगर यह ज्यादा यूज होते हैं, इफ यूज इन एक्सेस, अगर यह ज्यादा यूज होते हैं तो हेलोसिनोजेंस की तरह कार्य करते हैं। देन वर्क लाइक एज हेलोसिनोजेंस, तो यह हेलोसिनोजेंस की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह कार्य करते हैं बताओ? हेलोसिनोजन की तरह। और हेलोसिनोजेंस क्या होते हैं बता चुका हूं, जो हमें वास्तविकता से दूर कर देते हैं। लिख लेना अदर नाम, इसे
कोक कहते हैं, कोक भी कहते हैं, इसे कोक भी कहते हैं, कोक भी कहते हैं, स्नॉर्टेड भी कहते हैं, ये सब वही हैं, क्रैक, है ना। तो ये सब क्या हैं, नुकसानदायक हैं और क्या कर देते हैं, वास्तविकता से दूर कर देते हैं, है ना। तो इसके बारे में हम लोग देख रहे थे, वो ये है, ठीक है। मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आपको इसको कमेंट्स करके वीडियो में बताना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिखो, ये खत्म हो गया है। अभी अपने पास क्या थे, दो तरह की दवाइयाँ थी, एक क्या थी, साइकोट्रॉपिक्स और दूसरा साइकोट्रॉपिक, अभी एक तरफ से खत्म किए हैं। अभी मैं अब दूसरा क्या चालू करूंगा, हेलोसिनोजेंस। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, दो क्वेश्चन है, आपको करना है, कमेंट्स करके बता देना। क्वेश्चन नंबर पहला लिखेंगे, अल्कोहल मुख्यतः प्रभावित करता है, अल्कोहल मुख्यतः प्रभावित करता है, अल्कोहल मेनली इफेक्ट द ऑर्गन, अल्कोहल मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है, अल्कोहल मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है। दूसरा, पहला ये बताना है, दूसरा, फ्रॉम दिस चैप्टर, इस अध्याय में या इस चैप्टर में निम्नलिखित का फुल फॉर्म बतलाइए, इस अध्याय में निम्नलिखित का फुल फॉर्म बतलाइए। इन दिस चैप्टर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग। आपको मैं कुछ चीजें दे रहा हूं, आपको उनका क्या बताना है, फुल फॉर्म बताना है। पहला है MALT, MALT। दूसरा है CMI, CMI। तीसरा है AIDS, AIDS। चौथा है NaCO, NaCO। और चौथा है HIV। इन सब का मुझे फुल फॉर्म भी पता करके बतलाना, ठीक है। चलिए आगे लिखेंगे हेलोसिनोजेंस। चलिए अब साइकोट्रॉपिक ड्रग्स खत्म हो गई, कुछ हेलोसिनोजेंस को देखते हैं। हेलोसिनोजेंस क्या होते हैं बताओ, जो वास्तविकता से दूर कर देते हैं। लिखिए हेलोसिनोजेंस। हेलोसिनोजन, हेलोसिनोजेंस ये सबसे खतरनाक हैं, लिख लीजिएगा इसमें, दीज आर वेरी डेंजरस, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। इन नशों में से जितने अभी आपने देखा नशीली दवाइयाँ लेने पे, उनमें से ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं हेलोसिनोजेंस। क्यों? क्योंकि हमें क्या कर देते हैं, लिख देना, यह वास्तविकता से दूर कर देते हैं, मूव अवे फ्रॉम रियलिटी, मूव अवे फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से दूर कर देते हैं, वास्तविकता से दूर कर देते हैं। तो ये क्या है, ये ऐसी दवाइयों का ग्रुप है जिन्हें अगर कोई लेता है तो वह अपनी दुनिया को भूल करके और हवा हवाई में जीने लगता है, और इसमें भी बॉडी क्या हो जाती है, एडिक्ट हो जाती है और डिपेंडेंसी आने लगती है।
हेलोसिनोजेंस में मुख्यतः कैनाबिनॉइड्स यूज किए जाते हैं। कैनाबिनॉइड्स क्या है? केमिकल हैं जो कि अलग अलग प्लांट से निकलते हैं, लेकिन मेनली एक प्लांट है ना, जिसे हैम प्लांट भी कहते हैं, वहां से ये निकाला जाता है और ये चीजें उनमें डाली जाती हैं। ठीक है ना, तो लिखेंगे यह मुख्यतः कैनाबिनॉइड्स, इनमें ऐसे लिख देना, इनमें मुख्यतः कैनाबिनॉइड्स यूज होते हैं। कैनाबिनॉइड्स, इन दीज मेनली कैनाबिनॉइड्स यूज, इसमें मुख्यतः कैनाबिनॉइड्स यूज किए जाते हैं। इनमें मुख्यतः क्या यूज किए जाते हैं? कैनाबिनॉइड्स यूज किए जाते हैं। आगे लिखेंगे दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम, ये कैनाबिस सेटाइवा से प्राप्त होते हैं। कैनाबिस सेटाइवा से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं बताओ? कैनाबिस सेटाइवा, SATIV, ठीक है, कैनाबिस सेटाइवा से प्राप्त होते हैं। ये भी क्या है? एक प्लांट है। इसे और क्या कहते हैं? हैम प्लांट। तो ये वहां से भी क्या किया जाता है? प्राप्त होता है। ये क्या करता है? ये जो मुख्यतः होते हैं ये ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करते हैं। ठीक है ना, लिखेंगे यह ब्लड सर्कुलेशन व CNS को प्रभावित करते हैं। दीज इफेक्ट ब्लड सर्कुलेशन एंड CNS, यह ब्लड सर्कुलेशन व CNS को प्रभावित करते हैं। CNS माने सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हेलोसिनोजन हैं क्या? बोलो। ड्रग्स की एक कैटेगरी है ना। हेलोसिनोजेंस क्या करते हैं? हमें वास्तविकता से दूर कर देते हैं, है ना। क्या डला होता है मेनली केमिकल? कैनाबिनॉइड्स। वो कहाँ से आता है? कैनाबिस सेटाइवा एक प्लांट है, वहां से आता है। ये ज्यादा डेंजरस होते हैं, है ना। कहाँ काम करते हैं? ब्लड सर्कुलेशन और CNS बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ पर ये जा करके काम करते हैं और ये उनसे खतरनाक है ना। क्यों ज्यादा खतरनाक है? लत और डिपेंडेंसी तो उनमें भी आती है, खतरनाक तो सभी हैं, पर ये हमें एकदम वास्तविकता से क्या कर देते हैं? दूर कर देते हैं, इसीलिए ये ज्यादा खतरनाक है। कुछ हेलोसिनोजेंस के नाम बताए जा रहे हैं, आपको याद लिखेंगे जैसे पहला लिखेंगे चरस या हाशीश। चरस या हाशीश, ये सब क्या हैं? हेलोसिनोजेंस हैं। नाम सुना होगा आपने, चरस या हाशीश। आपसे ये पूछा जा सकता है ये कहां से निकलता है इस प्लांट के? तो इस प्लांट के रेजिन से निकलता है। ठीक है ना, लिख लेना, प्लांट के रेजिन से प्राप्त होता है। ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट रेजिन, प्लांट के रेजिन से प्राप्त होता है। प्लांट के रेजिन से प्राप्त होता है। रेजिन क्या होता है? गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ जो कार्बोहाइड्रेट होता है। लिख लेना, रेजिन में गम लाइक मटेरियल, इट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है उसमें, लेकिन कैसा है? चिपचिपा है, गोंद के जैसा, और रेजिन है। तो प्लांट के रेजिन से क्या निकलता है बताओ? है ना, कोई भी इंजरी होती है जैसे लैटिक्स निकलता था वैसे ये भी है। ठीक है,
तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान बनता है और इंजरी वगैरह होती है, कट वगैरह लग जाता है तो वहां से निकलता है रेजिन। और रेजिन से क्या बन जाता है? चरस और हाशिश। और इसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं? हेलोसिनोजेंस में कर सकते हैं, है ना। तो इनका उपयोग वास्तव में दवाइयों के लिए है, नशा करने के लिए नहीं, है ना। तो ये हेलोसिनोजेंस। आगे लिखेंगे दूसरा, गांजा। गंजा, गंजा देखेंगे, यह फीमेल फ्लावर का इनफ्लोरेसेंस होता है। इट इज द इनफ्लोरेसेंस ऑफ फीमेल फ्लावर। यह फीमेल फ्लावर का इनफ्लोरेसेंस होता है। जो फ्लावर का पेडिसल होता है, जिसमें फ्लावर बैठा रहता है, पुष्प खूब सारे रहते हैं, ये उनका क्रम है ना। उनसे क्या मिलता है बताओ? गांजा। अगला लिखेंगे भांग। ये सब हेलोसिनोजेंस हैं। भांग क्या है? हैम प्लांट जो था उसकी पत्तियां हैं, है ना। लिखेंगे यह हैम प्लांट की सूखी पत्तियां हैं। यह हैम्प प्लांट की सूखी पत्तियां हैं। ड्राई लीफ ऑफ हैम्प प्लांट। हैम्प प्लांट की सूखी पत्तियां हैं। क्यों नहीं लगती? लगती है। एक बार में किसी की लत नहीं लगती है ना। अरे सर मैं एक बार होली में पी थी तो मुझको नहीं लगी लत, है ना। तो ऐसे नहीं होता है। चले आगे। आगे लिखेंगे मैरिजुआना। मैरिजुआना भांग के बाद है मैरिजुआना। ये क्या है? ये सूखे फूल हैं, लिख लेना, ड्राई फ्लावर। और इनमें भी हेलोसिनोजेंस की प्रॉपर्टी है। तो ये मैंने आपको हेम्प प्लांट से कुछ प्रोडक्टों के नाम बताए। जैसे पहला था चरस और हाशिश। आपको ये बताया कि ये कहाँ से मिलता है। कहाँ से मिलता है? प्लांट के रेजिन से मिलता है। रेजिन क्या है? कट मार करके वहाँ से निकलने वाला मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो मेनली कार्बोहाइड्रेट है, तो रेजिन से बन जाएगा। दूसरा बोलो। गांजा मैंने बताया फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है। तीसरा क्या है बोलो? भांग क्या है बताओ? सूखी पत्तियां। अगला बोलो। मैरिजुआना क्या है? सूखे फूल। फूल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आगे लिखेंगे सम अनदर ड्रग्स, कुछ अन्य। पहला है सिलोसाइबे। सिलोसाइबे सिलोसाइबे देखेंगे इट ऑब्टेन फ्रॉम फंगस और मशरूम। यह मशरूम और फंगस से प्राप्त होते हैं।
यह मशरूम और फंगस से प्राप्त होते हैं। नीचे लिखेंगे यह मैक्सिको में पाई जाने वाली एक फंगस है या मशरूम है लिखना। यह मैक्सिको में पाई जाने वाली एक ही बात है। यह मैक्सिको में पाई जाने वाली मशरूम है। इट इज़ द मशरूम फाउंड इन मैक्सिको। यह मैक्सिको में पाई जाने वाली मशरूम है और इसमें हेलोसिनोजन प्रॉपर्टी होती है। एंड इट हैज़ द हेलोसिनोजेंस प्रॉपर्टी, और इसमें हेलोसिनोजन प्रॉपर्टी होती है। तो सिलोसाइबे हो गया, ये भी एक प्रकार का हेलोसिनोजन प्रोडक्ट है। आगे लिखेंगे LCD। हाँ LSD, लेसर्जिक एसिड डाईएथाइलामाइड। हाँ बोलो क्या लिखवाया था? LSD। लिख लेना पूरा नाम, लेसर्जिक एसिड डाईएथाइलामाइड। लेसर्जिक एसिड डाईइथाइलामाइड। लेसर्जिक एसिड डाईइथाइलामाइड, ये भी क्या है? एक प्रकार का, और ये भी कहाँ से प्राप्त होता है? फंगस से। लिखेंगे यह एर्गोट फंगस से प्राप्त होता है। फंगस का नाम भी लिख लेना, एर्गोट फंगस। ये भी हेलोसिनोजेंस की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करता है? ये भी। अगला है धतूरा। इसमें भी हेलोसिनोजन प्रॉपर्टी होती है, लिख देना। इट हैज आल्सो द हेलोसिनोजेंस प्रॉपर्टी। इसमें भी हेलोसिनोजेंस प्रॉपर्टी होती हैं। इसमें भी हेलोसिनोजेंस प्रॉपर्टी होती हैं। तो ये हैं, आपको मैंने दोनों पढ़ाया, साइकोट्रोपिक ड्रग्स और हेलोसिनोजन। साइकोट्रोपिक ड्रग्स क्या थी बताओ? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को, और दूसरे क्या थे? हेलोसिनोजेंस, जो हमें वास्तविकता से दूर भगा देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ लिखाया, आपको इसको याद करना है। एक नोट लगाएंगे। देखो अभी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो दवाइयाँ यूज करनी चाहिए उनमें स्टेरॉइड नहीं होने चाहिए, नॉन स्टेरॉइडल ड्रग यूज करना चाहिए, है ना। और खैर ये तो एब्यूज़ की बात हो रही है, उनके मिस यूज की बात हो रही है। फिर भी ये नोट लगा लेते हैं कि हमें बाहर से स्टेरॉइड्स नहीं लेने चाहिए, है ना। लिखेंगे, इसमें लिखेंगे स्पेशल नोट में, हमें बाहर से स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए। वी शुड नॉट टेक स्टेरॉइड फ्रॉम द आउटर सोर्स। हमें बाहर से स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए। वी शुड नॉट टेक स्टेरॉइड फ्रॉम आउट सोर्स। बाहर से स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बिकॉज इट हैज़ सो मैनी साइड इफ़ेक्ट।
क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे ज़्यादा स्टेरॉइड यूज करने से, फॉर एग्ज़ाम्पल यूज मोर स्टेरॉइड, जैसे ज़्यादा स्टेरॉइड लेने से मेल में फीमेल के व फीमेल में मेल के कैरेक्टर आ जाते हैं। जैसे ज़्यादा स्टेरॉइड लेने से मेल में फीमेल के, फीमेल में मेल के कैरेक्टर आ जाते हैं। मोर यूज स्टेरॉइड क्या हो जाते हैं, कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, मेल में फीमेल के और फीमेल में मेल के कैरेक्टर आ जाते हैं। तो स्टेरॉइड्स और भी कई चीज़ों में नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया है ना, कैनाबिनॉइड्स पढ़ा दिया, और उधर उसके पहले भी आपको कुछ चीज़ें बताई थी, अगर आपको याद है। ये कैनाबिनॉइड्स हो गया। पॉपी प्लांट से भी कुछ चीज़ें प्राप्त हो रही थी। पॉपी प्लांट का मतलब पपावर सोमनीफेरम है ना, क्या था पॉपी प्लांट्स, उससे भी अफीम है ना, मतलब इससे नेचुरली दो चीज़ें निकलती थी। बोलो क्या क्या निकलती है नेचुरली, मॉर्फिन और कोडीन। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं तो फिर उससे हेरोइन भी वगैरह और भी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। मेथाडोन है ना, जिसका उपयोग हम लोग कहाँ करते थे, नशा मुक्ति केंद्रों पर है ना। तो पॉपी प्लांट से अफीम वगैरह, अफीम का पौधा, और वहाँ से ये सारी चीज़ें निकलती हैं। लेकिन उससे जो चीज़ें निकलती थी वो क्या थी, वो साइकोट्रोपिक ड्रग्स थी। लेकिन आज जो आपने पढ़ा है हेम्प प्लांट से क्या निकलते हैं, बोलो, हेलोसिनोजेंस निकलते हैं, वो साइकोट्रोपिक्स थे। याद आया? ठीक है, तो ये कुछ बात हो गई। तो ये मैंने आपको कुछ ड्रग अब्यूज़ के बारे में बताया कि कैसे लोग बाग क्या करते हैं, ड्रग का गलत उपयोग करते हैं। अब हम लोगों को इसी चैप्टर में थोड़ा एक चीज़ और देखना है, इम्यूनिटी है ना, इसी में है, अलग से है जी, इम्यूनिटी, इम्यूनोलॉजी। देखो, प्रतिरक्षा तंत्र, एंटीजन, एंटीबॉडी, बोलो, इसी में है, अलग से है। ठीक है, तो ये ड्रग अब्यूज पहले क्या था उस वाले में, इससे पहले क्या क्या पढ़ा अपन लोगों ने, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा बताओ, डिजीज और ड्रग अब्यूज। इम्यूनोलॉजी लिखिए, इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन, स्टडी ऑफ इम्यूनिटी, स्टडी ऑफ इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन है ना। इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या है, कहाँ इम्यूनिटी कैसे बनती है। सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता है कि इम्यूनिटी का मतलब क्या है। कितने लोगों को पता है? मुझे तो नहीं पता है। बताओ, इम्यूनिटी ही पढ़ना है ना, इम्यूनोलॉजी लिखा है तो क्या है इम्यूनिटी का मतलब? रोगों से लड़ने की क्षमता, लिख देना। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता, कैपेसिटी फाइट अगेंस्ट पैथोजन, कैपेसिटी फाइट अगेंस्ट पैथोजन। क्या होते हैं बता चुका हूं, जिनका उद्देश्य बीमारी फैलाना है ना, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ ऐसे हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो इम्यूनिटी होती है अपनी बॉडी में कौन बनाता है? कोई तो होगा, कौन बनाता है? हमारी बॉडी में अंग हैं जिन्हें कहते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन है ना। लिम्फेटिक अंग जो होते हैं वही क्या करते हैं, लसिका तंत्र एक होता है वही बनाता है। लिखेंगे, इम्यूनिटी लिम्फॉइड ऑर्गन बनाते हैं। इम्यूनिटी मेड बाई लिम्फॉइड ऑर्गन, इट इज मेड बाई लिम्फॉइड ऑर्गन। इसे लिम्फॉइड ऑर्गन बनाते हैं, इसे
लिम्फाइड ऑर्गन बनाते हैं। और इनका जो लिम्फेटिक ऑर्गन जो होते हैं उन्हें लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। लिख लेना, इनका सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है। इनका सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। इनका सिस्टम क्या कहलाता है? लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है। लिखेंगे, इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है। टाइप ऑफ इम्यूनिटी दो प्रकार की है। इम्यूनिटी दो प्रकार की है। ऐसे दो लाइन बना के दो भागों में बांटो इम्यूनिटी को। प्रतिरक्षा तंत्र दो प्रकार के हैं। प्रतिरक्षा तंत्र दो प्रकार के हैं। पहला लिखेंगे इन्नेट इम्यूनिटी। पहली कौन सी है बताओ? इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी। दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहली कौन सी है बताओ? इन्नेट इम्यूनिटी। दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब ये क्या इम्यूनिटी है? ये कौन से प्रतिरक्षा तंत्र हैं बताओ? इन्हें कॉन्जेनाइटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्जेनाइटल। अब नाम से समझो, बताओ क्या लग रहा है कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी का मतलब है? फ्रॉम बर्थ। ये जन्म से होती हैं। लिखेंगे इसमें, यह जन्मजात होती हैं। इन्नेट इम्यूनिटी यह जन्म से ही होती हैं, जन्मजात होती हैं। इट इज फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही होती हैं। और अब बताओ, जन्म से है कि छोटी सी होगी कि बड़ी होगी? बहुत बड़ी, बहुत बड़े पैमाने पर होती है। लिख लेना, इट इज इन अ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल है भैया, इसका बहुत बड़ा पैमाना है। छोटी सी इम्यूनिटी नहीं है, सारे रोगों से यही लड़ती है। और पता है तुमको एक बात बताऊं, ये एक ऐसी इम्यूनिटी है जो किसी के लिए स्पेशल नहीं है। जैसे हमने कहा कि कोरोना किसी को हो गया तो दोबारा होगा, तो उसके अंदर इम्यूनिटी है। किसकी? कोरोना की। अब कोरोना उसे ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके अंदर इम्यूनिटी आ गई है। लेकिन ये इम्यूनिटी ऐसी है जो सबके लिए है। कोरोना आएगा तो कोरोना के लिए है, टाइफाइड होगा उसके लिए है, जितनी बीमारियां हो रही हैं सबके लिए है ये। तो बताओ, कोरोना वाली इम्यूनिटी बड़ी हुई कि ये वाली? इसीलिए ये लार्ज पैमाने की है और ये जन्म से है। समझ गए? तो ये कैसी होती है बताओ? लिखो इसमें, बहुत बड़े पैमाने पर होती है, सेम बैरियर बनाती है। इट मेक सेम बैरियर फॉर ऑल। सेम बैरियर फॉर ऑल, सबके लिए समान बैरियर माने अवरोध, सबको बराबर ही रोकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना वाली है, ये सबके लिए है। अब ये देखो एक्वायर्ड माने जो बाहर से आती है, बताया था ना। अब ये कब होती है? जब कोई वायरस या बैक्टीरिया का अटैक होता है ना। ये तो बिना अटैक के भी बनी हुई है, अगर कोई आया तो वो उसे मारेगी। लेकिन ये स्पेशल हो गई वायरस के लिए, कोरोना के लिए, किसी के लिए। तो ये कब बनती है? लिखेंगे, वायरस बैक्टीरिया के अटैक पर बनती है। इट फॉर्म ड्यूरिंग द अटैक ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया। ये कब बनती है? वायरस बैक्टीरिया के अटैक पर बनती है, आक्रमण पर होती है। जब बैक्टीरिया अटैक कर देता है, आ जाता है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, बताओ छोटी है कि बड़ी है? ये केवल एक के लिए है, उसी वायरस बस के लिए है ना। तो क्या कहेंगे, इसकी स्केल कैसी है? स्मॉल स्केल एरिया है इसका, छोटे पैमाने पर कार्य करेगी। मतलब किसी एक पर ही कार्य करेगी। अगर कोरोना की एंटीबॉडी किसी के अंदर बनी हुई है तो वो कोरोना पर ही कार्य करेगी, टीबी पे नहीं करने लगेगी। समझ रहे हो? तो ये कैसी है? छोटी है। इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग हैं इसके बताओ? दो भाग। इस इम्यूनिटी में दो इम्यूनिटी आती हैं। किस वाली में?
इन्नेट या कॉन्जेनाइटल या जन्मजात वाली में दो आती हैं। पहला है फर्स्ट लाइन डिफेंस और दूसरा है सेकेंड लाइन डिफेंस। दो प्रतिरक्षा तंत्र इस पे लगे हुए हैं। पहला फर्स्ट लाइन डिफेंस, पहला प्रतिरक्षा तंत्र, दूसरा और इसमें केवल एक आता है और वो है थर्ड लाइन डिफेंस। सर इनमें क्या आते हैं, ये डिफेंस क्या है, ये मैं अभी बताता हूं। एक एक करके फर्स्ट लाइन को देखेंगे फिर सेकेंड लाइन को देखेंगे। ये डिफेंस है क्या, लिखो। लिख गया, हो गया। चलो फर्स्ट लाइन डिफेंस देखो क्या है, पहला देखते हैं। पहली तो बात तो आपको ये याद रखना कि फर्स्ट लाइन डिफेंस किसका है, इन्नेट का है एक्वायर्ड का है, इन्नेट का है। चलो तो फर्स्ट लाइन डिफेंस समझो, इधर देखो सब लोग, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले ये इन्नेट इम्यूनिटी है, कोई दिक्कत इतने में, इन्नेट मतलब जन्मजात है। इस फर्स्ट लाइन के भी दो प्रकार हैं। क्या है, कितने हैं जी, कितने हैं प्रिया, कौन कौन से, एक है फिजिकल और दूसरा है फिजियोलॉजिकल। अब ये क्या नया जनावर आ गया, फिजिकल का मतलब क्या है समझो, जब तुम्हारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया अटैक करता है तो सबसे पहले उसे रोकती है हमारी स्किन। तो बताओ स्किन जन्मजात होती है कि बाद में आती है? जब पैदा हुए थे तो स्किन थी कि नहीं थी? ये बात अलग है कि पतली थी, है ना। तो क्या आ गया पहला फिजिकल बैरियर, स्किन। ये सबसे पहले रोकती है, किसी को भी डायरेक्ट अंदर नहीं जाती है। और स्किन तो अपनी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, बताओ है कि नहीं है। दूसरा नंबर आता है म्यूकस मेम्ब्रेन। सर ये क्या है, ये नहीं समझ में आया। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है, किसी भी ऑर्गन के चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है जिसे क्या कहते हैं, वो भी उन बैक्टीरिया को अंदर नहीं जाने देती है, तब तक हमारी WBC उसको अटैक करके खा लेती है। तो ये देखो, ये दोनों इम्यूनिटी कैसी है बताओ, इन्नेट इम्यूनिटी है और फर्स्ट लाइन डिफेंस है जो जन्म से ही रहती हैं। और बताऊं जन्म से ही रहने वाली, लेकिन वो फिजियोलॉजिकल होंगी। जैसे पहला देखो, एसिडिक मीडियम ऑफ स्टमक। बताओ पेट में जब हम खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट होने के लिए क्या निकलता है, HCl, क्योंकि HCl बाकी के एंजाइम को भी एक्टिव करता है। तो जब HCl निकलता है तो HCl का एक काम ये भी होता है कि अगर आपके खाने में कोई बैक्टीरिया वगैरह था तो उसने उसे क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो क्या मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पेट में या किसी के भी स्टमक में, अमाशय में पैदा होने के बाद HCl 10 साल बाद निकलना स्टार्ट होता है कि खाना खाओगे तो निकलेगा? तो जन्मजात हुई कि बाद में हो गई? तो ये भी कैसी इम्यूनिटी है बताओ। इसी प्रकार लैक्टिक एसिड और कई प्रकार के जो एसिड हैं वो हमारी बॉडी में उन्हें मारने का काम करते हैं। तो बताओ फर्स्ट लाइन डिफेंस तुम्हें समझ में आया। फर्स्ट लाइन डिफेंस किसका प्रकार है, इन्नेट का। इन्नेट का मतलब फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही आया हुआ। और जन्म से आया हुआ को दो कैटेगरी में बांट दिया, पहला, दूसरा। पहला स्किन, त्वचा भी नहीं जाने देती है, इसीलिए हम लोग नहाते हैं। नहाने के दो कारण हैं, रोज नहाने के पहला कारण, हमारी बॉडी में रोज करोड़ों कोशिकाएं मरती हैं। अगर आप नहीं नहाएंगे तो उनकी कोशिकाओं की मरी हुई एक परत बन जाएगी, फिर ऐसे ऐसे करके छुटाओगे, पाथर से घिटोगे, है ना। तो एक ये हो गया। दूसरा हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया वगैरह चिपके हुए होते हैं नहाने से वो भी धुल जाते हैं, है ना। तो ये हो गया। बाकी आप इसका भी मतलब समझ गए हैं, है ना। अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एसिड निकलते हैं जो उसे मारते हैं। ये फर्स्ट लाइन है। सेकेंड लाइन क्या है वो भी लिखेंगे, पहले ये लिख लो।
जल्दी। गलत बात है। जितने लोगों को नींद आती है वो तो या तो आया ना करें, या जितने लोगों को जमुहाई आती है, मुंह फटता है, वो लोग पीछे बैठो भाई। ये एक पता नहीं कैसी प्रक्रिया है, अगर सामने वाला ऐसे जमुहाई लेता है तो सामने वाले को भी आ जाती है। होती है नहीं होती है? मतलब अपनी एनर्जी तो लो है ही, सामने वाले की एनर्जी की भी ऐसी तैसी कर दो हैं। हाँ है ना, इसीलिए एनर्जेटिक होके आइए, बढ़िया नहा धो करके मस्त एकदम फ्रेश खाना वाना खा के नाश्ता करके, है ना, ताकि मास्टर से ज्यादा एनर्जेटिक तुम लगो। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं कि मेरे से ज्यादा एनर्जी तुम्हारे अंदर दिखे। हैं? चलो लिखिए सेकेंड लाइन डिफेंस। हाँ बहुत जल्दी जल्दी आप पढ़ा रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं भाई। अब मिटाएं। चलो सेकेंड लाइन डिफेंस लिखिए। सेकेंड लाइन डिफेंस सेकेंड है, पर ये भी किसका होगा बोलो? इनेट का ही प्रकार होगा। सेकेंड को 3 कैटेगरी में बांट देता हूं। कितनी कैटेगरी में बांट देता हूं बताओ? सबसे पहला है बताओ सेल, दूसरा साइटोकाइनेसिस, और तीसरा है टेम्परेचर। देखो हमारी बॉडी में जन्म से ही कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो कि बाहर से आने वाली कोशिकाओं को जो हार्मफुल हैं उनको मारती है, जैसे न्यूट्रोफिल्स, सुना है नाम? तो न्यूट्रोफिल्स का बाद में बनी है कि जब तुम पैदा हुए थे तभी बन गई है? तभी बन गई है, तो वो भी सेकेंड लाइन में आती है न्यूट्रोफिल्स। लाला मैं आपको बता दूं इसी प्रकार की और बहुत सारी कोशिकाएं हैं जिन्हें किलर सेल कहते हैं, और वो सब यही काम करती हैं। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कुछ प्रोटीन्स वगैरह बने होते हैं हमारी बॉडी में, और वो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, और ग्लाइकोप्रोटीन भी उन कोशिकाओं को मारने का काम करते हैं। ये तो सर नहीं समझ में आया थोड़ा। टेम्परेचर हमें कैसे बचाता है बॉडी से? टेम्परेचर बचाता है जिसे तुम कहते हो फीवर। भैया फीवर आना अच्छी बात है। जब तुम्हें फीवर आई तो तुम समझ लो कि तुम्हारे अंदर वायरस या बैक्टीरिया का अटैक हो गया है ना। अब ये फीवर बॉडी लाई क्यों? आपकी इम्यूनिटी जो है वो फीवर आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्यों इंक्रीज की है? वो चाहती है कि मैं बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा करके उस बैक्टीरिया को मार दूं या उसकी ग्रोथ को रोक दूं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा थोड़ा दिक्कत वाली बात यह है कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस फिक्स है, बॉडी ने टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया और इतना बढ़ा दिया कि हमारे हार्मोन्स, हमारे मिनरल्स, विटामिन सब टूट गए, तब तो मर जाएंगे, है ना। तो फीवर अच्छा है, बैक्टीरिया को मार तो रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि उसके साथ हमारी बॉडी के हार्मोन्स और एंजाइम भी मर सकते हैं। इसीलिए हम फीवर को नहीं चढ़ने देते हैं। जैसे बुखार आती है तो पैरासीटामोल झट से खा लेते हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत अगर आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसके बाद दवाई का ही डॉक्टर को दिखवा करके हम उसकी ट्रीटमेंट लेंगे, है ना। पर आपको सब में समझ में आ रहा होगा कि ये सारी चीजें जन्मजात ही हैं। सेल्स कोई अलग से नहीं आई है, ग्लाइकोप्रोटीन पहले से है, और फीवर तो आप पैदा हुए बच्चे को भी आ जाता है कि नहीं आता है। तो ये सब कैसे हैं? जन्मजात हैं और सेकेंड लाइन इम्यूनिटी है। ठीक है, बाकी इसके बाद कल